What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 17 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 द कैलकुलेशन या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देश में नेशनल इनकम एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होती है वो सब इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो, एस्टिमेशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी चैप्टर नंबर 3 की थियरी बची हुई है बच्चों, उसको हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। बट पहले प्रैक्टिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन एक साथ निपटा लो क्योंकि 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स लिंक्ड हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 से एक टॉपिक है सिटीजनशिप रेजिडेंशिप वाला, वो मैं आपको साथ में ही चैप्टर 2 और 3 के कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, एस्टिमेशन या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक हमारे देश में हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप ये समझो कि हम सर्कुलर फ्लो जब पढ़ के आए हैं तो सर्कुलर फ्लो में हमने क्या पढ़ा है कि भाई सबसे पहला प्रोडक्शन फेस होता है, कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। अब जितना प्रोडक्शन होता है, जितने की हाउस होल्ड्स ने अपनी सर्विसेज दी, उतना ही उनको क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, राइट। फिर जितना उनको इनकम होता है उतना ही वो खर्चा कर लेते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों, चाहे आप प्रोडक्शन की वैल्यू लो, चाहे आप इनकम की वैल्यू लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर की वैल्यू लो, अल्टीमेटली तो बराबर ही होता है भाई। जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने की ही इनकम हुई सामने वाले की, उतना ही वो एक्सपेंडिचर करता है, फिर ये सामान खरीदता है, तो है तो तीनों बराबर ही। इसीलिए बच्चों जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं बच्चों, और तीनों ही मेथड से आप नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेथड को हम लोग बोल देते हैं इनकम मेथड, दूसरे को हम लोग बोल देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे को हम लोग बोल देते हैं द वैल्यू एडेड मेथड। तो जब भी देश में प्रोडक्शन होगा, किसी ना किसी रॉ मटेरियल में या किसी ना किसी चीज में वैल्यू एडिशन होगा, तो अगर मैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम निकालना चाहता हूं तो फिर मैं वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लूंगा। इसके लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं। अगर मैं लोगों की इनकम कैलकुलेट करते हुए देश की नेशनल इनकम निकालना चाहता हूं तो फिर मैं इनकम मेथड यूज कर लूंगा। और अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि लोगों ने जितना खर्चा करा उससे देश की इनकम निकाल लो, तो उसमें मैं एक्सपेंडिचर मेथड यूज करूंगा। अल्टीमेटली कोई भी मेथड यूज करो बच्चों, आंसर सेम ही रहने वाला है। तो जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे, चाहे आप इनकम मेथड यूज करो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करो, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड के साथ। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो एक्सपेंडिचर भी आज ही देख लेंगे, अदरवाइज अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले इनकम मेथड के साथ। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक बात बताओ, हमारे देश में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से इनकम होती है। अगर मैं सबकी इनकम जोड़ दूं तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भाई मेरे देश में जो भी लोग अलग अलग काम करके, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी को रेंटल इनकम हो रही है, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम अगर उन सबकी इनकम जोड़ दें तो मेरे देश में जो इनकम हुई है टोटल वो आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और उसमें अगर मैं बाहर से आने वाली इनकम NFIA जोड़ दूं
तो टोटल नेशनल इनकम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या प्लस करते हो? NFI है। तो ध्यान रखेंगे इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या एस्टिमेट करते हैं? हम सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं बच्चों NDP at FC। और ये NDP at FC कैलकुलेट करने के लिए आपको 5 चीजें याद रखनी है जो जोड़नी है। ठीक है सर, 5 चीजें कौन कौन सी हैं? आ जाओ मेरे साथ साथ लिखो। ये पांचों आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है कि ये पांचों है या नहीं है। सबसे पहले होगा बेटा प्रॉफिट्स। सर ये प्रॉफिट्स किसको होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं। हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज है ना, हमारे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंपनी बनाई हुई है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम को बोलते हैं प्रॉफिट्स। एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर की इनकम को हम प्रॉफिट नहीं बोलते इकोनॉमिक्स में। हम लोग ये सिर्फ कंपनीज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोगों को इनकम होती है रेंट से, कुछ लोगों को इनकम होती है रॉयल्टी से। सर ये रॉयल्टी क्या है, रेंट क्या है? भाई रेंट तो समझते हो, आपने अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह किसी को यूज करने के लिए दी हुई है तो वो आपको रेंट देगा, आपकी इनकम है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है बच्चों की अगर आप अपना एसेट कोई किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो तो आप उससे रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। आप बोलोगे एसेट मेरा है, आप यूज कर रहे हो, तो आप मुझे इसकी रॉयल्टी दो। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोल माइन है, सरकार ने कोल माइन पूरी की पूरी किसी कंपनी को दे दी कि चलो तुम कोयला निकाल लो, इसमें से बेच लो, हमको तो एक फिक्स अमाउंट चाहिए। जो फिक्स अमाउंट सरकार ले रही है वो रॉयल्टी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो माइन किसकी है? सरकार की है। द माइन बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी और को दे दी कि तुम इस एसेट का यूज कर लो, लेकिन हमको एक फिक्स अमाउंट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम? रॉयल्टी। ऐसे ही जब ऑथर्स बुक लिखते हैं और वो पब्लिशर्स को छापने के लिए दे देते हैं, है ना, तो पब्लिशर्स से क्या चार्ज करते हैं? वो रॉयल्टी चार्ज करते हैं। तो रॉयल्टी भी एक तरीके की इनकम होती है बेटा, जब हम अपना एसेट किसी और को यूज करने के लिए देते हैं। तो लोगों को रेंटल इनकम होती है, रॉयल्टी इनकम होती है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली रेंट एंड रॉयल्टी के नाम से दिया होगा। ठीक है, तीसरी बच्चों लोगों को इंटरेस्ट इनकम होती है। भाई बैंक में पैसा रखोगे या लोगों को ब्याज पे पैसा दोगे तो इंटरेस्ट तो कमाओगे ना, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। चौथी होती है बेटा हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड इनकम का मतलब बेटा ये हमारे सारे सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड। ये किसके लिए होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। जितने भी लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, कोई लॉयर का ऑफिस है, हमारे आसपास इतने सारे बिजनेसमैन छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं। तो जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए खुद कमाते हैं, अपने लिए खुद काम करते हैं, उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में रख देते हैं। लास्ट होते हैं बच्चों जॉब वाले, जो नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारे पास बेटा 5 चीजें आती हैं। प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज का है, रेंट एंड रॉयल्टी से लोगों को इनकम होती है, इंटरेस्ट से इनकम होती है, मिक्स्ड इनकम जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो नौकरी पेशे वाले हैं, जॉब वाले लोग हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में या तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया होगा, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो इसके कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, तो आप वो एलिमेंट्स ढूंढना। जैसे इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। लोगों को वेजेस एंड सैलरीज जो कैश में मिल रही है ना, काम किया सैलरी मिल गई। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड क्या होता है बच्चों? आपने अपनी सैलरी में पैसे की जगह कुछ सामान ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फर्नीचर की दुकान पे काम करता हूँ और मेरा घर का बेड खराब हो गया, तो मैंने उस फर्नीचर वाले दुकानदार को बोला, मैंने कहा भैया मैं आपके लिए काम तो करता हूँ, लेकिन इस महीने मुझे मेरी सैलरी कैश में नहीं चाहिए, मुझे आप एक बेड दे दो यार, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने क्या अपनी सैलरी कैश में ना लेके किसी सामान के फॉर्म में ले ली, इसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट होता है बेटा इसके अंदर, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब है बच्चों कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने हमारे लिए
कुछ सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, यानी हमारे भविष्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, जैसे हमें कुछ ग्रेच्युटी मिल रही है, हमको कोई प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, हमको इस तरीके से कुछ बेनिफिट मिल रहा है अदर देन द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ अगर मुझे कुछ और चीज भी मिल रही है मेरी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन देगा, वो नहीं आता इसके अंदर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक हो गया बेटा? बेसिकली ये वो पैसा है जो आपको एम्प्लॉयर से मिलना है, सही है। तो या तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया होगा, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो आप इन तीनों चीजों को ढूंढना, क्वेश्चन में तीनों होंगे या दो होंगे या एक होगा, बस वो ले लेना। फिर अगर ये दिया है तो फिर बस ये देखना है, फिर ये आपके लिए किसी काम के नहीं है। तो अगर बड़ा एलिमेंट है तो छोटा एलिमेंट किसी काम का नहीं है। ठीक हो गया बेटा? ऐसे ही बच्चों हमारे पास कई बार प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो प्रॉफिट के भी 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है डिविडेंड, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनीज जो होती हैं बेटा, जब भी प्रॉफिट कमाती हैं, सपोज कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो पहले तो सरकार आ जाएगी टैक्स लेने के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सपोज 20 रुपए सरकार ले गई, सेविंग कर ली कंपनी ने सपोज 30 रुपीज की फ्यूचर के लिए 30 रुपए बचा लिए, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। और जो बचे हुए 50 हैं वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जो पैसा मालिक लोग घर ले जाएंगे। तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ले जाती है एज कॉर्पोरेशन टैक्स, कुछ कंपनी सेव कर लेती है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, और कुछ कंपनी बांट देती है मालिक लोगों में जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली दिया हुआ होगा बच्चों, अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे, 1 या 2 या 3 हो, फिर उनको ऐड कर देना। अगर प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ये एलिमेंट भी दिए हुए हैं फिर बस प्रॉफिट ले लेना। तो आपको मेनली ढूंढना प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है तो फिर इन तीनों को जोड़ो। ठीक हो गया बच्चों? तो हमें सबसे पहले इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकालना है। वो कैसे निकलता है? ये सब चीजें जोड़ के। ठीक है, अब इसका मेमोरी टेक्निक क्या है याद रखने के लिए? प्राइम मेमोरी टेक्निक है बच्चों, प्राइम। प्राइम का मतलब सर कुछ भी नहीं है यार, वैसी मेमोरी टेक्निक है। पी से प्रॉफिट, आर से रेंट एंड रॉयल्टी, आई से इंटरेस्ट, एम से मिक्स्ड इनकम और एम्प्लॉइज के लिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक हो गया? परफेक्ट। अब कभी कभी बच्चों एक छोटी सी चीज और है, वो भी देख लो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस शुरू की 3 आइटम्स को ऐड करके निकलता है। तो अगर आपको उसने क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, इसका मतलब इट इज द सम ऑफ प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर उसने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो फिर आपको इसके अंदर बस सिंपली मिक्स्ड इनकम जोड़ना है और सीओई जोड़ना है, तो एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी। ये कैसे मिलता है हमको? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ये है बेसिकली। इन सबको जोड़ दो तो एनडीपी एट एफसी आ जाता है। इन सबको जोड़ दो तो क्या जाता है? एनडीपी एट एफसी। अब अगर क्वेश्चन ने आपको बोला कि नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट एफसी। अभी तो मैं डोमेस्टिक पे हूं, अब बताओ एनपीएफसी एनपीएफसी तो सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करें? प्लस कर देंगे एनएफआई। ये प्लस करते ही मैं नेशनल इनकम पे आ जाऊंगा। तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है मेरी जान, सबसे पहले ये जोड़ लो, उसके बाद फिर ऐसे नेशनल इनकम हम एस्टिमेट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आओ यार अब सीधा क्वेश्चंस लगाते हैं कि किस तरीके से इनकम मेथड के सवाल होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। बच्चों जीएनपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, चलो भाई हम चलते हैं जल्दी से वापस से बोर्ड पे।
अब GNP एट MP बोले, NNP एट FC बोले, कुछ भी बोले, हम पहले कहां पे जाएंगे? NDP एट FC पे। तो NDP एट FC के लिए, NDP एट FC के लिए हमको चाहिए प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है बच्चों, 5 चीजें हैं। आओ अब ढूंढते हैं। प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, COE। क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट ये रहा 10, रेंट एंड रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन, रेंट ये रहा 20, रॉयल्टी तो नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। इंटरेस्ट कितना? 10, 10 20 10 तो यही है 10 20 रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट 10, मिक्स्ड इनकम और COE रह गया अब हमारे पास। 10 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया। मिक्स्ड इनकम है क्या? मिक्स्ड इनकम ये रहा बच्चों 110, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, 100, 110 और 100, 110 और 100। देखो बाकी बेटा कितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने एलिमेंट्स ढूंढने हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के, वैल्यू एडिड मेथड के कंपोनेंट्स दे के रखेगा, लेकिन तुमको देखना है कि तुम कौन से मेथड से कर रहे हो। अभी इनकम पढ़ रहे हैं तो इनकम के कंपोनेंट्स ढूंढो। चलो जरा जोड़ो, 20 + 10 30, 30 और 10 40, 40 और 110, 110 और 40 कितना हो गया? 150, 150 और 100 250, 250 का बच्चों हमारे पास NDP एट FC आ गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है GNP एट MP, GNP एट MP निकालना है। NDP एट FC कितना आया? 250। अब देखो यहाँ पे आपके एग्रीगेट्स काम आएंगे जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा। मैंने इसीलिए बोला था कि दोनों चैप्टर लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलो जल्दी जल्दी से, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे? प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस NFIA, P तो हमेशा कांस्टेंट होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस NIT। चलो जी देखते हैं जरा हमारे पास डेप्रीसिएशन, NFIA और NIT। डेप्रीसिएशन बच्चों ये दिया हुआ है, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रीसिएशन बोलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 20। NFIA है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 20, ओके, माइनस का 20 प्लस NIT। NIT क्या होगा बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30। तो यहाँ पे 250 प्लस 20 270, ये 20 माइनस 20 250 और 30 280 आ जाएगा 280। और यूनिट्स किस में है? यूनिट्स में कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस 280 आंसर। देखो बच्चों ऐसा हमारे पास GNP एट MP आ गया। अब वो तुम्हारे से कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है, बस ध्यान रखना इनकम मेथड से आप पहले हमेशा डोमेस्टिक इनकम निकालोगे NDP एट FC। NDP एट FC के बाद फिर वो तुमको नेशनल इनकम बोले या कोई और एग्रीगेट बोले, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, कुछ भी तुमको कैलकुलेट करवा सकता है, उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है जी, परफेक्ट। लो जी एक सवाल और करते हैं, आ जाओ। आजा भाई, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, तो अभी करेंगे ये। लो जी, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इस बार नेशनल इनकम निकालना है बच्चों, नेशनल इनकम निकालना है, लेकिन पहले तो मुझे हमेशा डोमेस्टिक ही मिलेगा, तो हम पहले डोमेस्टिक ही कैलकुलेट करेंगे। NDP एट FC, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम
प्लस COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट तो कहीं दिख नहीं रहा। ऑपरेटिंग सरप्लस 550 का ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया भाई। इसका मतलब ये तीनों इस बार 550 गिवन है। इन तीनों को ही तो ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, है ना? तो मैं यहां पे इन तीनों की जगह क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस COE। चलो, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। आ जाओ अब मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं। मिक्स्ड इनकम कितना है? मिक्स्ड इनकम है बच्चों 850, 850 का मिक्स्ड इनकम है। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये रहा 800, 800 का बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। लो जी, 550, 850 और 800, 8 और 8 16, 1650, 1700, 2200 आ रहा है। फिर भी वेरीफाई कर लूँ। 550, 850 और 800, 2200, यस। और इस बार इसने हमको बोला नेशनल इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम क्या होता है हमारे पास? NNP एट FC। और हम कहाँ पे हैं अभी? NDP एट FC पे। तो बच्चों बस डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। क्या करना पड़ता है डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए? प्लस करना पड़ता है NFIA। आओ ढूंढे जरा क्या NFIA है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ढूंढो भाई जल्दी जल्दी से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बेटा एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं, तो तुम इससे कंफ्यूज मत होना। सब्सिडीज, इंपोर्ट्स, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, सेविंग्स दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दी हुई है, और बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिक्स्ड इनकम, यानी NFIA तो है ही नहीं बच्चों इसके अंदर। NFIA नहीं दिया हुआ, NFIA नहीं दिया तो जीरो। तो बस यही हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। कभी भी कोई कंपोनेंट ऐसा जो नहीं दिया हुआ हमको, तो बस फिर उसको जीरो मानो और नेशनल इनकम निकाल दो। यहाँ पे नेशनल इनकम आपका कितना आ जाएगा? 2200। डन हुआ बच्चों। तो दिस इज हाउ आप इनकम मेथड से भी न्यूमेरिकल्स करते हो। तो आपको चाहे इनकम मेथड बोले चाहे एक्सपेंडिचर मेथड बोले, आपको पहले उनके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो आज मैंने आपको अभी इनकम मेथड का कुछ क्वेश्चंस कराए और इसके साथ साथ हमने इसके कंपोनेंट्स भी लिखे। कंपोनेंट्स क्या यहीं लिखे थे ना? ये रहे आपके मेन कंपोनेंट्स। तो आपको मेनली ये याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को अगली ही क्लास में करते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, ताकि आपके लिए बाद में भी वीडियोस करना आसान रहे। एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर, एक वैल्यू एडेड, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।